फटाफट अंदाज में खबरें देख रहे थे आप। खबरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिजली गिरने से एक शख्स की जान चली गई है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं और जिनकी मौत हुई है वो कोयले की खदान में काम करने वाला शख्स बताया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन जरा संभल कर इन तस्वीरों को देखिएगा। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती हैं। तो ये है वो तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ये तस्वीर है। यहां देखिए किस तरीके से एक शख्स जो कोयले की खदान में काम करने वाला बताया जा रहा है वो यहां नजर आ रहा है और अचानक से आसमान से सीधे बिजली गिरती है और इस शख्स की मौत। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस तस्वीर में ये शख्स नजर आ रहा है जमीन पर चलता हुआ और अचानक से आसमान से ये बिजली। और अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यूपी सरकार की तरफ से अर्जी दी गई है इस मामले में बिना हमारा पक्ष सुने कोई फैसला ना दिया जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अशरफ की हत्या की जांच वाली याचिका पर सुनवाई होनी है और इसी मामले में परसों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ये कहते हुए कि बिना हमारा पक्ष सुने इस मामले में कोई फैसला ना सुनाया जाए। तो अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सुनवाई से पहले यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले में बिना यूपी सरकार का पक्ष जाने कोई फैसला ना सुनाया जाए। परसों अतीक अशरफ की हत्या की जांच वाली याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है जिस पर सुनवाई होनी है। तो जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ को शूटर्स ने भून डाला था उसी मामले में ये याचिका जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और अब इस मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ये कहते हुए कि परसों इस मामले में जो सुनवाई होनी है उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसला सुनाने से पहले यूपी सरकार का पक्ष भी जरूर जान ले। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण सहगल से। निपुण, एग्जैक्टली ये जो याचिका लगी हुई है जिस पर परसों सुनवाई होनी है जिसमें यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि साहब पहले हमारा पक्ष भी सुन लीजिए, क्या है उसमें? देखिए, इस याचिका में दो बातें कही गई है। पहला तो अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है उस पर संदेह जताया गया है और कहा गया है कि इसकी जांच की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच हो। साथ ही साथ याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि 2017 के बाद से लगातार पुलिस इनकाउंटर में भी हत्याएं मौत हुई है, लोगों की संदिग्ध है। तो 183 इस तरह के इनकाउंटर हुए यूपी में, उनको भी जांच के दायरे में लाया जाए और वही कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी बने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में और वो जांच करे। यूपी सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि चूंकि इस मामले पे कोई सुनवाई अभी हुई नहीं है और उसको नोटिस जारी नहीं हुआ है इसलिए वो भी अपना पक्ष रखना चाहती है और बिना उसका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई एक तरफा आदेश जारी ना कर दे, इसलिए कैविएट दाखिल किया गया यूपी सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अतीक अशरफ हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में और 183 इनकाउंटर्स जो योगी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनकी भी जांच करवाई जाए। ये वो याचिका जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस याचिका में जब परसों आप सुनवाई करें तो फिर बिना हमारी बात सुने कोई फैसला ना सुनाए। इस बीच अगली बड़ी खबर यह है कि अतीक के खूनी दफ्तर पर बड़ा खुलासा हो रहा है। खून के धब्बे जो मिले थे अतीक के दफ्तर में वो दरअसल इंसान के ही खून के धब्बे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि इन खून के धब्बों में हीमोग्लोबिन मिलने की पुष्टि हो गई है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है। सूत्र लेकिन ये जानकारी दे रहे हैं कि खून के धब्बे हीमोग्लोबिन में मिला है जिससे ये पुष्टि हो रही है कि ये इंसानी खून ही है। और साथ ही दफ्तर में किसी महिला के साथ घटना होने का शक भी जताया जा रहा है। चाकू से हमला या फिर खुदकुशी की कोशिश की बात सामने आ रही है। आज शाम तक एफएसएल रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं रविकांत से। रविकांत, सूत्र क्या इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की पुष्टि मतलब खून किसी जानवर का नहीं, इंसानी ही?
देखिए, पुलिस की जो बातें हैं उसमें अभी तक कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं आई है रोमाना, क्योंकि पहले दिन से ही पुलिस कह रही है कि ये इंसानी खून हो सकता है, लेकिन जब तक एफएसएल की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक पुख्ता तौर पर ना तो पुलिस कह सकती है, ना उसमें कुछ वैसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर ही बात पता लगेगी। पुलिस शुरू से ही ये कह रही है कि ये इंसानी खून हो सकता है, लेकिन अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं कि इंसानी खून था या नहीं था। लेकिन जो आशंका है वो ज़्यादा आशंका यही है कि ये इंसानी खून हो सकता है। जो महिला की होने की बात कही जा रही है वो भी एबीपी न्यूज़ पहले ही दिन से दिखा रहा है कि वहाँ पर महिला के कपड़े पर हाथ खून पोंछने के निशान दिखे हैं, महिलाओं के कपड़े ज़्यादा वहाँ पर दिखे हैं, और जो महिला से संबंधित जो सामग्रियाँ वहाँ पर हो सकती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर पहले ही दिन एबीपी न्यूज़ ने दर्शकों को दिखाई थी। तो एक शक बनता है कि हो सकता है कि वहाँ कोई महिला पहले से रह रही हो और बाद में वो वहाँ पर आई हो या कोई लेकर के आया हो, इस तरीके की आशंका है। लेकिन जब तक कि एफएसएल की रिपोर्ट ना आ जाए, फॉरेंसिक की मुकम्मल रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ये मामला दरअसल किस तरह का है, किस चीज़ से जुड़ा है, इंसान की हत्या वहाँ हुई है, नहीं हुई है, या वहाँ पर इंसान के साथ हत्या करने की कोशिश की गई है लेकिन वो वहाँ से फिर कहीं अस्पताल ले जाया गया हो या कुछ हुआ हो। इस तरीके की कई थ्योरीज हैं जो कि सच हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रहिए मेरे साथ रविकांत। तो थ्योरीज अलग अलग हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी कितनी सच है इसकी पुख्ता तौर पर जानकारी तभी मिल पाएगी जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और इस सब के बीच शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। आप ये बात जानते हैं, प्रयागराज के हटवा इलाके में भी छापेमारी हुई। पुलिस सूत्रों का कहना है शाइस्ता लगातार ठिकाने बदल रही है। प्रयागराज का हटवा इलाका, वहां पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि शाइस्ता लगातार अपना ठिकाना बदल रही है। इसमें कुछ पुराने गुर्गे अतीक के और साथ ही कुछ वकील हैं जो शाइस्ता की लगातार मदद कर रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने रिपोर्टर्स के पास, लेकिन उससे पहले इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि सिर्फ प्रयागराज का हटवा इलाका नहीं, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। शाइस्ता और आयशा नूरी की तलाश में दबिश दी जा रही है। 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच लगातार एक्शन मोड में है। असरावल खुर्द कला गांव में भी छापेमारी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है। वैसे मनोज वर्मा और मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले संजय का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं संजय से किस तरीके से शिकंजा कसता हुआ शाइस्ता परवीन पर नजर आ रहा है। संजय। रोमाना, अब असद और देखा आपने किस तरह से जो गुलाम था उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, और इसके बाद में जो उमेश पाल हत्याकांड है उसमें जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उनमें सबसे ऊपर नाम गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता का है। इसके अलावा साबिर अरमान अन्य जो आरोपी हैं वो भी अभी भागे हुए हैं, लेकिन शाइस्ता के बारे में लगातार पुलिस को इनपुट्स मिल रहे हैं, उसकी जानकारियाँ मिल रही हैं। अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के छापेमारी हो रही है। कौशाम्बी में छापेमारी की गई जिसके तहत 9 लोगों को उठाया गया है, जिनमें 4 महिलाएँ हैं, और ये भी पता चला है कि ये जो महिलाएँ या अन्य लोग हैं ये कहीं ना कहीं शाइस्ता को पनाह दिए हुए थे, उसको फरारी काटने में मदद कर रहे थे। इन लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि एसटीएफ ने अभी कोई अधिकृत पुष्टि इसकी नहीं की है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लगातार न केवल प्रयागराज में बल्कि कौशाम्बी समेत अन्य जिलों में भी शाइस्ता की तलाश में छापेमारी लगातार की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो यूपी पुलिस है उसने शाइस्ता, साबिर और गुड्डू मुस्लिम इन तीनों का डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर में उनका पूरा जो आपराधिक इतिहास है, इसके अलावा जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, जो उनके खास लोग हैं, जो उनको शरण देने वाले लोग हैं, जो उनको आर्थिक मदद देने वाले लोग हैं, इस तरह की सारी जानकारियां बहुत डिटेल में इसमें दी है। और इसमें जो उनके ऊपर दर्ज मुकदमे हैं इसका भी विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। आप हैरान होंगी रोमाना ये जान करके कि गुड्डू मुस्लिम जैसा अपराधी जो लंबे समय से अपराध में रहा है, कई हत्या की वारदातें उसने की है, शाइस्ता परवीन हो या साबिर हो, इन पर नाम मात्र के मुकदमे दर्ज थे। तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत जो इनका पूरा गिरोह था उसका खौफ कितना ज्यादा था वो बिल्कुल खौफ बहुत ज्यादा था। और गुर्गे इस तरीके से एक्टिव और अभी भी नेटवर्क इतना मजबूत कि शाइस्ता अब भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाई है। अतीक की बेगम शाइस्ता को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, वो ये कि अतीक के 20 गुर्गे हैं लगातार शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। शाइस्ता की फरारी में 7 वकील भी मददगार हैं। एसआईटी की रडार पर शाइस्ता के ये सभी मददगार आ गए, मतलब कुल 27 मददगार
एसआईटी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, 7 वकील 20 गुर्गे, यही है सपोर्ट सिस्टम शाइस्ता का, जिसकी वजह से अभी तक शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने नाम चिन्हित किए हैं जिसमें 7 वकील शामिल हैं और 20 जो अतीक के गुर्गे हैं वो शामिल हैं। इनको चिन्हित किया गया है और इन पर कड़ी नज़र जो है वो एसटीएफ की तरफ से रखी जा रही है। इसके अलावा एसआईटी की टीम भी इनके ऊपर नज़र रख रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि शाइस्ता को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जा सके। कहीं ना कहीं सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि शाइस्ता जो है वो किसी भी तरीके के फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर किसी से मुलाकात करनी होती है तो 1-to-1 मुलाकात की जा रही है और एक गुर्गे से इन्फॉर्मेशन दूसरे गुर्गे तक पहुँचाई जाती है, दूसरे गुर्गे से तीसरे गुर्गे तक पहुंचाई जाती है। यही वजह है कि पुलिस की टीम शाइस्ता को नहीं ढूंढ पा रही है, उस पर लगातार दबिश दी जा रही है, अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये 7 वकील और जो 20 गुर्गे हैं ये मददगार हैं, इनको चिन्हित किया गया है और इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इनके जो फ़ोन हैं वो सर्विलांस पर लिए गए हैं, लेकिन शाइस्ता एकदम प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रही है, मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसी वजह से पुलिस को उस तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जब पुलिस को उसकी किसी भी लोकेशन के बारे में पता चलता है और पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो उससे पहले ही शाइस्ता वहाँ से फरार हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अतीक के गुर्गे हैं वो अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और ये भी सूत्रों ने जानकारी दी है कि जब अतीक जेल में था उसके बाद जो पूरे गैंग की कमान थी वो शाइस्ता ही संभाल रही थी। यही वजह है कि शाइस्ता अभी तक फरार होने में कामयाब है। जी आप रहिए मेरे साथ में लौटूंगे आपके पास। 2 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर। प्रयागराज के पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश जी और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। जैन सर, आपका क्या एनालिसिस है सर, किस तरीके से अभी तक शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था, रिश्तेदारियां बहुत हैं और प्रयागराज में कौशाम्बी पहले प्रयागराज का ही पार्ट था। और दूसरा यह है कि इस समय थोड़ी वो पति की हत्या के बाद इद्दत की पोजीशन में है, तो इसलिए लोग बाग जो है सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखते हैं और हो सकता है कि किसी के घर पर वो रह रही हो और पनाह पाई हो। हालांकि उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं जो कि जिसकी सूचना मिल रही है कि उन्होंने पनाह दी है जी। वो एक, जैसा कहा अभी आपके रिपोर्टर ने, कि एक बड़े शातिर क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रही है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लगातार एक नहीं करती है और मैन टू मैन बात कर रही है। तो इन सब इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर जो दबाव है ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है सर, हम प्रेम कुमार जी का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज के पूर्व एडीजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रेम कुमार जी, वो जो प्रयागराज के अंदर माफिया अतीक का दफ्तर जहां पर खून के धब्बे मिले और अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये इंसानी खून है, बहुत संभव है कि किसी महिला के साथ किसी तरीके की वारदात इस दफ्तर में हुई हो, क्या इसका कोई शाइस्ता कनेक्शन आपको लगता है हो सकता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? अभी तक जो वहाँ कार्यालय पे होता आया है, अतीक का दफ्तर एक टॉर्चर रूम की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। अपराधियों का वहाँ आवागमन रहता था, अपराधियों ने वो जगह अच्छे से देखी है। ये संभव है कि जो भी इस घटना से जुड़े हुए कोई गवाह हो सकता है या कुछ ऐसे तथ्य जो बाद में सामने आ सकते हैं, किसी को हटाने के लिए किसी के साथ घटना कर दी हो, क्योंकि खून के धब्बे मिले हैं और प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हैं, जो इंस्टीट्यूट टेस्ट हैं, उनसे ये संभव है कि वो इंसानी खून है, ये बता दिया गया है। अभी और डिटेल जब एनालिसिस होगा तो ये भी पता चल जाएगा कि वो किसका हो सकता है। इसके लिए यदि कोई आसपास गुमशुदगी लिखी गई है किसी थाने में, जितने भी, जैसे धूमनगंज थाना है, पूरा मुफ्ती है, आसपास के जो थाने खुलदाबाद है, यदि इन क्षेत्रों से कोई गुमशुदगी किसी महिला की या किसी पुरुष की, किसी बच्चे की दर्ज की गई है, उन पर जांच फौरी तौर पर होनी आवश्यक है। साथ ही वहाँ जो सीसीटीवी लगे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग पूरे प्रयागराज में सभी जगह सीसीटीवी लगे हैं। अगर उनका फुटेज निकाला जाएगा तो ये पक्का पता चल जाएगा कि उस दिशा में कौन कौन लोग गए थे, उनसे पूछताछ होगी, तब ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ क्या हुआ है। क्योंकि अंदर का घटनाक्रम तो किसी को पता नहीं है, लेकिन वहाँ भी एक गार्ड लगानी चाहिए। वैसे कल एसीपी का बयान आया था कि वहाँ गार्ड लगा दी गई है और 24 घंटे अब निगरानी रहेगी।
वैसे ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सर, ये काम पहले होना चाहिए था, क्योंकि वहां से इतना सब रिकवर होने के बावजूद उस पूरी जगह को यूं ही पुलिस ने छोड़ रखा था। और पहले जब वहां पर पुलिस गई थी मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर, तब वहां पर ये खून के धब्बे नहीं थे। लेकिन फिर अब जिस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंचती है और ये खून के धब्बे मिलते हैं, इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा रहे हैं फिलहाल ये खून के धब्बे। खुलासे अभी होना और बाकी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक खुलासा हो रहा है। वो ये कि उमेश पाल की हत्या से पहले बाकायदा अतीक गैंग ने पार्टी की थी। शाइस्ता, असद और सभी शूटर्स इस पार्टी में शामिल थे। अतीक के नौकर राकेश से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। 23 फरवरी वो तारीख थी, रात में पार्टी हुई थी। और आप जानते हैं 24 फरवरी सरेआम प्रयागराज की सड़क पर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अजय दुबे से, 24 फरवरी उमेश पाल की हत्या से पहले पार्टी वाली खबर जो सामने निकल कर आ रही है, अजय, इसको लेकर क्या जानकारियां सामने आई हैं? किस तरीके से जश्न मना रहे थे ये लोग? क्या पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि इनका प्लान फुल प्रूफ? बिल्कुल, जश्न की वो रात थी जिसमें जो नौकर उस घर में मौजूद था, वो जो तमाम सामान लेने के लिए गया था, उसने ये सारी जानकारी दी है। इस सब की क्रोनोलॉजी, इन सब की कड़ियां जुड़ती हैं। जब अशरफ से जेल में मिलने के लिए ये सारे जो गुर्गे हैं असद, जब ये प्रयागराज पहुंचते हैं, जिस दिन हत्या करनी होती है उसकी एक रात पहले एक जश्न की रात जो अतीक का जो ठिकाना था वहां पर की गई, जहां पर जो सामान उस पार्टी के लिए जो भी सामान मंगाना था, वो असद ने अपने नौकर को मैसेज किया कि ये सामान पार्टी के लिए लाना है। पुलिस को वो मैसेज भी मिल चुका है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। नैनी जेल में वो जो नौकर है उसको रखा गया है, लगातार पूछताछ उससे की जा रही है। तो निश्चित ही जश्न की वो रात थी, उसके अगले ही दिन हत्या कर दी गई उमेश पाल की। अजय, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल मर्डर पर जानकारी सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड को ऑपरेशन जानू नाम दिया गया था। असद ने कहा था ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना है। नौकर राकेश के मोबाइल से चैट भी बरामद हुई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, अजय लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, नाम भी बड़ा दिलचस्प, ऑपरेशन जानू दिया गया, और ये पार्टी हुई कहां थी, इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? पुलिस का नाम, देखिए, कई सारे अतीक के ठिकाने थे प्रयागराज में। आखिरी जो ठिकाना है, आप याद कीजिए, जो सबसे पहली कार्रवाई प्रयागराज में पीडीए की तरफ से की गई थी, एक सफेद रंग का घर था जो महल जैसा दिखने में था। गली बड़ी छोटी थी पर देखने में बड़ा पौश वो घर था। जो शुरुआती अंदेशा है वो यही लगाया जा रहा है कि इसी ठिकाने पे, क्योंकि यहीं पे शाइस्ता रहती थी। जो तस्वीरें निकल के आई थी, घर से निकाली जो जा रही थी, पुलिस दिखा रही थी, उसमें भाई जो है अतीक के, अशरफ, उनकी तस्वीरें दिखाई दी थी। तो वही एक ठिकाना माना जा रहा है जहां पर ये पार्टी की गई थी। और इसके अलावा इसी ठिकाने पर नाम बड़ा दिलचस्प रखा गया था, नाम रखा गया था ऑपरेशन जानू। जो उमेश पाल को मारने की प्लानिंग थी उसमें उसका नाम रखा गया था इवेंट का, ऑपरेशन जानू। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो नौकर है घर का, अतीक के घर का जो नौकर था, उसके माध्यम से पुलिस को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका अजय दुबे इस तमाम जानकारी के लिए। हम सीधे रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एके जैन सर, मतलब ये जो अतीक गैंग था, जिस तरीके से ये कुकर्म अब तक करता आ रहा था, 23 फरवरी को भी ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था, आश्वस्त था कि ये गुनाह करके बच निकलेंगे, और इसीलिए गुनाह करने से पहले ही रात में ये जश्न। बहुत ही शर्मनाक ये सब फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। पता नहीं किस गलतफहमी का शिकार था अतीक और उसका पूरा परिवार। ये जो इटली में माफिया होते थे, सिसिली में पूरी फैमिलीज उसमें इन्वॉल्व होती थी, ये तो उससे भी बढ़कर निकला। इनके तो दूर दराज के रिश्तेदार भी सबके सब क्राइम सिंडिकेट में शामिल थे। और जश्न इसी वजह से मनाया जा रहा था कि उमेश पाल को ठंडा करना था। उमेश पाल भी कुछ लैंड डील्स में आ गया था और एक मैसेज ये देना था कि अभी अतीक जिंदा है, उसका बेटा जिंदा है, सब जिंदा हैं और अतीक का ही हुक्म चलेगा। इसी वजह से जश्न मनाया गया और खुशी मनाई गई इस बात की कि कल जो उमेश पाल एक उभर रहा है उसका अंत होगा। तो ये भी बताते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उमेश पाल की कहासुनी हो गई थी असद से 5-7 दिन पहले, बहुत कस के गाली गलौज हो गई थी, और उसके बाद और मन पक्का कर लिया गया था कि ये इस हत्याकांड को हर हालत में अंजाम देना है, और उमेश पाल के दिमाग खराब हो रहे हैं। तो ये इसी वजह से इसको अंजाम दिया गया, और उसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 बड़े सीधे से लड़के गनर्स भी शहीद हो गए।
बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम कुमार जी, लेकिन क्या इससे ऐसी तस्वीर नहीं बन रही है कि ये जो गैंग था वो बिना किसी डर के, या कहते हैं ना वो बेधड़क, मतलब प्रयागराज में अपने कुकर्मों को अंजाम दे रहा था? कोई कानून, कोई पुलिस का इसको कोई डर नहीं था। ये गैंग काफ़ी हद तक इसको ज़्यादातर जो मेंबर्स थे उनको जेल भेज दिया गया था। अब ये नए लड़के जो उभर रहे थे, इसका बेटा अली, असद, ये सब नए मेंबर थे। इनकी माँ साइस्ता का बार बार ये कहना था, इन्होंने एप्लीकेशन भी दी, इन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे अबोध बालक हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको नाजायज़ फंसाया जा रहा है। उन्होंने कई बार हमारे खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई चैनल्स ने उसको दिखाया उस समय। मतलब इनका इतनी घुसपैठ थी हर जगह कि ये जो चाहे वो न्यूज़ चलवा सकते थे। आईजी के खिलाफ, एडीजी के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए कि मेरे नाजायज तरीके से मेरे बेटों को फंसाया जा रहा है। लेकिन सर आप जिन बेटों की बात कर रहे हैं, क्या वो बच्चे नहीं हैं जो बाल सुधार गृह में, और क्या उन पर भी किसी तरीके का केस है? अगर ऐसा है तो प्लीज जानकारी साझा कर दीजिए मेरे दर्शकों के साथ। देखिए, आप इनके स्कूल से पता कीजिए। स्कूल के प्रिंसिपल का एक वीडियो जारी हुआ जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसके सारे बेटे जितने भी हैं सब बदमाश हैं, सब वहाँ स्कूल में अपने साथियों के साथ गुंडई करते हैं। शाम को जो है पूरा अपना रुतबा दिखाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना, भीड़ भाड़ लेकर चलना, तो ये तो इनके आम बात थी। और जब भी ये पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर लगता है कि ये इनको परेशान किया जा रहा है जी। और ये जितने भी अतीक से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही देखिए उमेश जो है कहीं ना कहीं ये विश्वास का शिकार हो गया, विश्वासघात हुआ, क्योंकि वह इनके साथ मिलकर जमीन का काम कर रहा था। ये लगातार मेरे पास सूचनाएं आती थी, स्वयं उसने इस बात को स्वीकार किया था। माननीय विधायिका जी हैं वहाँ पर, उन्होंने भी बताया कि उमेश पाल उनके साथ मिलकर जमीन का कारोबार कर रहा है। एक बार उनके घर पे भी देखा, आना जाना घर पे हुआ, तो संभवतः उमेश पाल को इन्होंने पहले विश्वास में लिया है और उसके बाद ये सब प्लानिंग की है। शायद वो ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि उसके खिलाफ इस तरह का ये माहौल बना सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो भगोड़ा शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, उसी को लेकर जानकारी ये सामने आई है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी पुलिस की रडार पर एक मीट कारोबारी आ गया है। मीट कारोबारी प्रयागराज के अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी मीट का कारोबार करता है। प्रयागराज के करेली का रहने वाला है ये मीट कारोबारी। गुड्डू मुस्लिम से मिलने उसकी चकिया वाली मीट शॉप पर भी गया था उमेश पाल की हत्या से पहले। तो कड़ियां जुड़ रही हैं मीट कारोबारी से। गुड्डू की लोकेशन उड़ीसा में मिली थी, करीब 12 दिन तक वो वहां रहा था, ये जानकारी सामने आई। छत्तीसगढ़ में भी उसकी लोकेशन मिली थी और पुलिस को शक है गुड्डू मुस्लिम का मददगार के तौर पर यही मीट कारोबारी हो सकता है, क्योंकि इसका कारोबार छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो प्रेम कुमार जी, बहुत संभव है कि प्रयागराज का ये मीट कारोबारी यही वो सपोर्ट सिस्टम हो गुड्डू मुस्लिम का, जिसकी वजह से गुड्डू मुस्लिम देश के अलग अलग राज्यों में भागता छिपता फिर रहा है। इसके अतिरिक्त भी उसके बहुत सारे कांटेक्ट हो सकते हैं। गुड्डू बमबाज ये पुराना क्रिमिनल है और इसके जो तार हैं वो कई सारे गैंग से जुड़े हुए हैं, जेल में भी रहा है, तो इसके काफ़ी सारे संपर्क हैं, संपर्क सूत्र। उन पर अगर काम होगा, सबके टेलीफोन जो सर्विलांस पर लिए जाएंगे, लिसनिंग पर लिए जाएंगे, तभी वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये बिना फ़ोन के, बिना कम्युनिकेशन के शायद ही कोई रह पाएगा। कम्युनिकेशन लगातार कहीं ना कहीं इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोग उसको ट्रैक करने के लिए जो भी टीमें लगाई गई हैं, अगर उस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस अच्छी तरीके से होगा, बिल्कुल काबू में आएगा। ये कहीं ऐसा नहीं है कि इतना कि कहां तक भी बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है अरविंद जैन सर को भी आना चाहिए। मतलब अरविंद जैन सर जिस बात का जिक्र यहाँ पर प्रेम कुमार कर रहे हैं कि साहब अनगिनत इसके संपर्क सूत्र हैं, ऐसे में ये एक मीट कारोबारी तक पुलिस का पहुंचना एक पड़ाव भर हो सकता है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने के लिए अभी कोशिशें और जरूरी है। देखिए, जो इन लोगों के पीड़ित जितने भी परिवार हैं, उनकी भी मदद पुलिस को ले रही होगी और पुलिस को लेनी चाहिए। दूसरा, जिनसे भी कारोबारिक संबंध हैं जो प्रयागराज में हैं, वो स्वाभाविक है कि पुलिस की पकड़ से बाहर नहीं होंगे। जैसे मीट कारोबारी का नाम आ रहा है, इनकी भी अगर मदद ली जाएगी, इनको अगर थोड़ा इनके स्क्रूज टाइट किए जाएंगे, ये सब बताएंगे कि कहाँ कहाँ कब कब किस किस को संरक्षण दिया, कहाँ कहाँ किस अड्डे पे इनको रखा,
तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से घेरा करीब हो रहा है जी। और अब वो दिन दूर नहीं है जबकि ये सब के सब गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर तो कुल मिलाकर शिकंजा कसता जा रहा है, बचने के विकल्प घटते जा रहे हैं और बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। देखिए इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक बार फिर से एमसीडी की मेयर बन गई हैं शेली ओबरॉय। आम आदमी पार्टी की तरफ से शेली ओबरॉय को ही एक बार फिर से मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था। आम आदमी पार्टी की शेली ओबरॉय निर्विरोध मेयर पद के लिए चुन ली गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय ने नामांकन वापस ले लिया था। तो बिना चुनाव के निर्विरोध शेली ओबरॉय चुन ली गई हैं दिल्ली में मेयर पद के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।